Respiratory system. So we were doing about, structure. So I had asked about कि हमने क्या करना है, Waldeur's ring. यही हमने करना था ना. तो Waldeur's ring क्या चीज है, पहले ये समझो. Waldeur's ring है बेटा, ring of lymphoid tissue या tonsils in digestive and respiratory system. ये दोनों systems मिलके they form a ring called as Waldeur's ring. ठीक है. इसमें कौन कौन से टॉन्सिल्स आ जाते हैं? इट इंक्लूड्स, एक हमारी टंग पे होते हैं that are lingual. These are lingual tonsils. उसके बाद जो है हमारे पास then another is nasopharyngeal tonsils. ठीक है. Then there is present tubal tonsils, right? And then there is present oropharyngeal tonsils. ये बेटा 4 टाइप के टॉन्सिल्स हैं which forms a ring like structure. टॉन्सिल्स मैं बताती हूँ. इस तरह से they form tonsils. So what are tonsils? Tonsils क्या है बेटा? Tonsils ये नहीं जैसे हम कह देते हैं ना हमारे गले में टॉन्सिल्स हो गए, तो वो टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो जाती है या कुछ इस तरह से इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं. अदरवाइज व्हाट आर टॉन्सिल्स? टॉन्सिल्स आर mass of lymphoid tissues. Lymphoid is lymphocytes. WBCs की एक टाइप होती है lymphoid tissues, lymphocytes, which protects our body from diseases. But कई बार इसी की ही इन्फेक्शन हो जाती है and that causes enlargement of tonsils. ठीक है, जिसके कारण ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है ना, गला ज्यादा खराब हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है. That is tonsillitis या adenoids. ठीक है. So this is Waldeur's. हाँ जी बेटा. Where tonsils are present,
देखो ओरोफेरेंस और नेजोफेरेंस में है, पीछे को ट्यूब जाती है, वहां पे ओरोफेरेंस नेजोफेरेंस में है, ठीक है। टंग के इसके बिल्कुल पिछले वाले पार्ट में भी टॉन्सिल्स है। और जो हमारी ईयर में से, अगर आपने 10th में थोड़ा सा किया है तो ये आपका यू नो याद है आपको, ये यूस्टेचियन कैनाल आती है, ठीक है। मिडल ईयर में से एक कैनाल हमारे फेरेंक्स में खुलती है, ठीक है। इस कैनाल में, यूस्टेचियन कैनाल के दोनों तरफ भी वन पेयर ऑफ टॉन्सिल्स, दीज आर कॉल्ड एज ट्यूबल टॉन्सिल्स। तो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और हमारे अंदर नेजोफेरेंक्स में, फेरेंक्स वाले रीजन में और टंग के पिछले वाले साइड में वो टॉन्सिल्स, राइट। तो कानों की इंफेक्शन हो तो गले में दर्द शुरू हो जाता है कई बार, या गले की इंफेक्शन हो तो कानों में दर्द शुरू हो जाता है। दैट इज ड्यू टू यूस्टेचियन कैनाल एंड ड्यू टू दीज टॉन्सिल्स आल्सो, राइट। ठीक है, कर लिया बेटा, कर तू रख सारा। So tonsils, although are policemen of our body, but if they get inflamed, if they get infection, they may cause some problem. ठीक है जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं then is larynx. Larynx, what is larynx? Larynx is upper part of the trachea. Larynx is upper part of the trachea and is also called as voice box and is also called as voice box. इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? It consists of जो अपर्चर है उसका, जो होल है उसका, that is called as glottis. Then second part है different cartilages. Then third part is vocal cords. There is present glottis, different cartilages, vocal cord, and it also consists of hyoid bone. It also consists of hyoid bone. ठीक है, hyoid bone जो है, it is present above. ये नहीं कि larynx के ऊपर, larynx ये अगर ये larynx है तो इसकी यहाँ पे, ये नहीं कि larynx के ऊपर ऐसे नहीं, larynx के in front हम कहते हैं above the larynx, यहाँ पे present hyoid bone present above the larynx. ठीक है जी, तो मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम अगर हम बनाएं,
बनाते चलो मेरे साथ साथ। दिस इज द एंटीरियर व्यू, जो हमें आगे से नजर आता है। एंटीरियर व्यू ऑफ लेरिंक्स, जो हमें फ्रंट साइड से नजर आता है। दिस इज एपिग्लॉटिस, which covers the glottis. This is hyoid bone. Then this is thyroid membrane. This is thyroid membrane. This one is thyroid cartilage. This one is cricoid cartilage. और ये है आपका ट्रेकिया। दिस इज ट्रेकिया, और इसको सराउंड किसने किया हुआ इस पार्ट को? ये जो है ये वाला, दिस इज थायराइड ग्लैंड, जो हमारी नेक में होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड। दिस इज थायराइड ग्लैंड। इज इट ओके? बना लिया ये आपने? ठीक है, एक हम कार्टिलेजेस लिख लें, कौन कौन से है यहाँ पे दिखेंगे तो नहीं, बट फिर भी कौन कौन से है। वन इज एपिग्लॉटिस, another is thyroid cartilage, then another is cricoid cartilage, another is arytenoid cartilage, then corniculate, and cuneiform. These are the different cartilages present in the larynx.
एपिग्लॉटिस 1 है, थायराइड इज 1, उसके बाद क्रिकॉइड इज 1, जबकि बाकी सब पेयर्ड कार्टिलेजेस है, दोनों साइड पे है. दीज आर पेयर्ड कार्टिलेजेस. ठीक है, यहाँ पे मुझे थोड़ा थोड़ा सा बताना है, ज्यादा नहीं, कि एपिग्लॉटिस जो है एपिग्लॉटिस इज लीफ लाइक एंड इज फॉर्म्ड ऑफ, बेटा आपको इफ यू हैव डन इन क्लास 9th या 10th बोन्स एंड कार्टिलेजेस पढ़ा है आपने, डिफरेंस दोनों में पता है कि नहीं? बोन्स एंड कार्टिलेजेस में, कार्टिलेजेस इज ए सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू या सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यू, बोन इज द हार्ड स्केलेटल टिश्यू, whereas cartilage is the soft skeletal tissue. Yes or no? ठीक है ना? तो कार्टिलेजेस कई टाइप के होते हैं बेटा. एक होता है हेयरलाइन कार्टिलेज, another is elastic cartilage, another is calcified cartilage. Calcified बहुत rigid होता है, हेयरलाइन ठीक ठीक है, elastic is very soft and elastic. So epiglottis क्योंकि इसमें खुलना बंद होना है, तो it is epiglottis is leaf-like and is formed of elastic cartilage. ठीक है, it covers glottis during, जो मैंने कल आपको समझाया था, during swallowing of food, to prevent entry of food in respiratory system. In respiratory system. So this is epiglottis. उसके बाद सेकंड जो मुझे आपको बताना है that is thyroid cartilage. बाकियों के सिर्फ आपको नाम पता होने चाहिए. थायराइड कार्टिलेज जो है इट इज लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ लेरेंक्स. लेरेंक्स का लार्जेस्ट है बेटा, इट इज लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ लेरेंक्स. और दूसरा है इट इज more prominent in males. फीमेल्स में कम प्रोमिनेंट है. आप थोड़ा सा लड़के अपना देख सकते हैं, लड़कों के यहाँ पे जब वो बोलते हैं तो यहाँ पे प्रोट्रूबरेंस ही नजर आती है एज कंपेयर टू गर्ल्स. ज्यादा यहाँ पे एक वी शेप सा स्ट्रक्चर नजर आता है. दैट इज ड्यू टू थायराइड कार्टिलेज, मोर प्रोमिनेंट इन मेल्स एंड इज कॉल्ड एज एडम्स एप्पल. इसको हम क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल. थायराइड कार्टिलेज इट इज कॉल्ड एज एडम्स एप्पल. और ये याद रखना है, इट इज मेड अप ऑफ हेयरलाइन कार्टिलेज. It is formed of hairline cartilage. उसके बाद बाकी कार्टिलेजेस सिर्फ आपको नाम पता होने चाहिए, इनके बारे में ज्यादा नहीं करना है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा वोकल कॉर्ड्स पे. नेक्स्ट इज वोकल कॉर्ड्स. ये बेटा ये जो लेरेंक्स आपको दिखाया है ये बाहर से दिखाया है. बाहर से कैसे नजर आता है? जैसे हमने कहा है एंटीरियर व्यू, ये हमें आगे से कैसा नजर आता है, तो वो है. इसके अंदर क्या है? देयर आर प्रेजेंट इलास्टिक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स. ऐसे करके दो मेम्ब्रेन्स है, उनके बीच में ऐसे कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स है. दे आर कॉल्ड एज वोकल कॉर्ड्स. लिख लो, इनसाइड द लेरेंक्स
inside the larynx there are present pairs of folds of mucous membrane. There are present pairs of folds of mucous membranes attaching the two sides of the larynx. Attaching the two sides of the larynx. There are, full stop करके second point लिखिए, there are two pairs of vocal cords. There are attaching the sides of the larynx. ठीक है, attaching the sides of the larynx. Second point लिखना है, there are two pairs of vocal cords. Full stop करके the upper pair are called as false vocal cords. The upper pair are called as false vocal cords and lower pair is called as true vocal cords. They are made up of vocal cords जो है, these are made up of elastic connective tissue. They are made up of elastic connective tissue. Next, हाँ जी बेटा. ट्रू वोकल कॉर्ड मैं अभी बताती हूँ कि क्यों ये फॉल्स या ट्रू कहते हैं, मैं अभी आपको बता रही हूँ. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है when the expired air, जो हम सांस बाहर निकालते हैं, when the expired air is passed through vocal cords, comma, the true vocal cords set into vibrations. Which produces sound. More the tension in the vocal cords, more is the sound produced. More is the tension in vocal cords, more is the sound produced. The quality of the sound depends on pharynx, mouth and nasal chambers. माउथ में बेटा टंग भी आ जाती है, पैलेट भी आ जाता है, लिप्स भी आ जाते हैं. सो विच आर कॉल्ड एज रेजोनेटर्स. इनको हम कहते हैं रेजोनेटर्स. फिर स्टार डाल के पॉइंट लिख लेना. फॉल्स वोकल कॉर्ड्स ओनली प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द लेरिंग्स, कि खाली जगह ना रह जाए. प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द लेरिंग्स बट दे डू नॉट वाइब्रेट. And thus no role in sound production. And thus no role in
साउंड प्रोडक्शन। ठीक है अक्षय, पता चल गया बेटा कि वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, स्टेबिलिटी दे रहे हैं लिरिक्स को। जो फॉल्स वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट नहीं करते, वो रेजोनेट्स नहीं करते, इसलिए वो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। इज इट ओके? ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ट्रेकिया। Next is trachea. Trachea is also called as windpipe. Trachea is also called as windpipe. It is a tube-like structure. It is a tube-like structure which is lined by pseudo-stratified ये मैं अभी बताऊंगी। pseudo-stratified columnar ciliated epithelium with goblet cells। ये देखो, लेट से मैं थोड़ा सा ट्रेकिया आपको दिखाने के लिए मैं मैग्नीफाई कर रही हूँ। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब है कि है तो एक लेयर है बट इट अपीयर्स टू बी मल्टी लेयर्ड। हाउ? Some cells are shorter, some are longer. So it is single layered but appears to be multi-layered. Stratified means many layered. Pseudo means false many layered. What do you mean by false many layered? Because it is single layered, but cells are of different sizes. कोई बड़ा है, कोई छोटा है, different sizes. तो हमें दूर से देखने में ऐसे लगता है जैसे कई layers की epidermis है. Do you get me? Second is columnar. Columnar means लंबे लंबे, width is less, length is more. That is columnar. And इसी तरह से यहाँ पर भी then ciliated, having cells have cilia. These are cilia, hair-like structures. And some cells are goblet cells. Goblet cells means ये देखो, some cells they produce mucus. ये देखिए, ये goblet cells means pot shaped cells, pitcher shaped cells having mucus. बाकी सब ciliated है. ठीक है, पता चल रहा है?
तो यहाँ पे मतलब लिख लो, pseudostratified का मतलब क्या है? Cells arranged in single layer but are of different sizes and thus appears to be multi-layered. पहला ये है। दूसरा है कोल्यूमिनर। कोल्यूमिनर का मतलब है cells are much longer than wide. This is columnar. Goblet cells are pitcher shaped and secrete mucus. ठीक है, ये मैंने एपिथेलियम के बारे में आपको सारा बता दिया। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है आपको? पहले बेटा एक फैन ऑफ करो, जो सिर्फ आपके ऊपर है वो ऑन करो, बाकी का ऑफ करो फैन। एसी तो ऑन है ही है, फैन ऑफ करो एक दो। चलो अब थोड़ी सी कम हुई आवाज, आ जाओ। ठीक है, तो अब क्या है? cells are much longer than wide and bear cilia. At their tip. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा दे बियर। नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लिए पॉइंट सारे? अक्षय लिख लिया आपने? लिख लो फटाफट से। सेकेंड पॉइंट है ट्रेकिया बियर्स सी शेप्ड cartilaginous rings. Trachea bears C-shaped cartilaginous rings formed of
हेयरलाइन कार्टिलेज। अब यहाँ पे ये ध्यान से सुनो फिर लिखना, स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस। इन ट्रेकिया, इसका क्या मतलब है बेटा कि जो ये स्ट्रक्चर है ट्रेकिया के, इनके क्या क्या फंक्शंस है, ऐसे ही क्यों है। तो सबसे पहले सी शेप्ड, कंप्लीट रिंग नहीं है ना, आधे रिंग्स है, C-shaped rings prevent collapsing of trachea in absence of air। बेटा बलून है, बलून में अगर हवा निकाल दो तो what happens, it walls they stick with each other, यस और नो। ठीक है, आप सोचो कि अगर, और कई बार क्या होता है, आप थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताना, एक बार आपने बलून भर दिया, उसके बाद जब उसमें से हवा निकाल दी, उसको दोबारा भरना मुश्किल हो जाता है कि नहीं। ठीक है, इसी तरह से ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया में एक बार हवा गई तो ये खुल गया। जब बच्चा पैदा हुआ इमीडिएटली द एयर, बच्चा क्यों रोना, उसका क्यों जरूरी है। ठीक है, उससे पहले जब बिफोर बर्थ the child takes oxygen from the placenta, है ना, and gives out carbon dioxide in the mother's blood through placenta। उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कोई काम नहीं करता। और फिर जब उसने बर्थ लेना है, ठीक है, हम कहते हैं बच्चे का रोना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बच्चा जो है या तो उसका ब्रेन डेड हो जाएगा या वो मर जाएगा अगर वो नहीं रोता। Why crying is so important? क्योंकि जितनी जोर से वो रोता है उतने प्रेशर से हवा अंदर जाके ट्रेकिया को खोलती है, ब्रोंकाई को खोलती है, और उसके लंग्स में, है ना, अगर आप थोड़ा सा सोचे, क्रिएटिव माइंड से सोचे कि छोटे 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 बहुत सारे गुब्बारे हैं, एल्वियोलाई, है ना, एंड एज द एयर एंटर्स दे वन बाय वन मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई दे स्वेल। ठीक है, और उसके बाद उसकी ब्रीदिंग प्रोसेस शुरू होती है। और अगर बच्चा नहीं रोता तो वो प्रेशर से हवा अंदर नहीं जाएगी, और अगर प्रेशर से हवा नहीं अंदर जाएगी तो लंग्स स्वेल नहीं होंगे। वो ऐसे करके बैठे हुए हैं, लंग्स जो है बिफोर बर्थ वो एक बिल्कुल मरे हुए, बिना फूले हुए गुब्बारे की तरह से ऐसे इकट्ठे हुए। तो जैसे ही हवा जाती है उनके अंदर छोटे छोटे गुब्बारे फूलते हैं और फिर लंग्स जो है वो स्वेल होते हैं। डू यू गेट मी? इफ द चाइल्ड डजंट क्राई, एयर थोड़ी सी अंदर जाएगी बट वो लंग्स को स्वेल नहीं करा पाएगी, ड्यू टू विच द चाइल्ड डाइज ड्यू टू ऑक्सीजन। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उसको मार के, उसको पीट के, उसको झटके दे के, उसको चुड़िया मार के, जैसे मर्जी करें उस बच्चे को रुलाएं एकदम, है ना। ऑल्दो इट इज ए रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे ही बच्चा बाहर आता है रोता तो वो खुद ही है, बट इफ ड्यू टू सम प्रॉब्लम, इफ द चाइल्ड डजंट क्राई, द डॉक्टर ऑलवेज ट्राइज हिज और हर बेस्ट टू मेक द चाइल्ड क्राई लाउडली ऑल्सो। ठीक है, और आपने घर में सुना भी होगा, है ना, मदर्स कई बार कहती है कि हाय बच्चा रो रहा है, तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं चल रोने दे, कोई बात नहीं, ठीक है, अंदर से सफाई होगी, रोने दे। तो उससे क्या होता है कि एयर का एक्सचेंज जल्दी होता है। छोटे बच्चे रोते भी ज्यादा ही है, ठीक है, एंड दैट इज, ये नहीं कि चलो 2-2 दिन रोते गए, ऐसा नहीं, बट रोने से उनकी ब्रीदिंग प्रॉपर होती है, राइट। तो हमने क्या बताया कि सी शेप। अच्छा, अब एक बार हवा चली गई, उसके बाद जब हमने ब्रीद आउट किया तो ये ट्रेकिया और लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे? नहीं, दे डोंट कोलैप्स। व्हाई? क्योंकि लंग्स में कुछ ना कुछ हवा हमेशा, एयर ऑलवेज रिमेन्स इन द लंग्स। ऐसा नहीं कि लंग्स हमेशा खाली होते हैं, इसलिए वो कभी भी कोलैप्स नहीं करते। दूसरी चीज, क्या ट्रेकिया कोलैप्स कर जाएगा, इसकी दीवारें आपस में चिपक जाएंगी? तो नो। एंड इमेजिन कि हम बलून के अंदर रिंग्स फंसा दे तो वो वैसे खुले रहेंगे, यस और नो? ठीक है, इसी तरह से ट्रेकिया में भी नेचर ने क्या किया, ये रिंग्स डाल दिए हैं, विच प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया। मतलब इसकी दोनों दीवारें नहीं जुड़ती है,
इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, सेकंड आ जाते हैं म्यूकस, जिसको गोबलेट सेल्स ने सिक्रीट किया है, ये इधर है, दिस इज म्यूकस। म्यूकस इज जैसे आपने, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, जैसे आपने लेडी फिंगर भिंडी काटी होगी या कभी देखा होगा, तो उसमें से वो चिपचिपा सा निकलता है जो, दैट इज म्यूकस, राइट। इसी तरह हमारी सारी बॉडी में हर जगह आपको देखो, मतलब ऑल्दो हम बाहर से बड़ा सजा सजू के रखते हैं अपनी बॉडी को, अगर अंदर से खोलेंगे तो यही म्यूकस, यही गंध, यही सब कुछ मिलेगा। ठीक है, सो म्यूकस, it traps the dust particles and microbes। ठीक है, अब बेटे जब हमें कुछ इन्फेक्शन होती है, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ लॉट ऑफ म्यूकस, म्यूकस ज्यादा होता है, और तभी कफिंग से वो सारा जो हम कहते हैं बलगम निकल रहा है, व्हाट इज दैट, दैट इज म्यूकस हैविंग ट्रैप्ड डस्ट पार्टिकल्स एंड द माइक्रोब्स। एंड थर्ड इज म्यूकस बाहर निकलता कैसे है, ये भी क्या है, ये भी देखो, सच अ ब्यूटीफुल प्रोसेस, दैट ट्रे, जो सीलिया है, सीलिया मूव या वाइब्रेट backwards and produces coughing in case of any irritation। कुछ धूल चली गई, मिट्टी चली गई, कुछ भी गया तो कफिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि ट्रेकिया नहीं अलाउ करता कि कुछ भी अंदर जाए, वो पीछे को मूव करके म्यूकस के साथ उस सब चीजों को बाहर फेंकने की ट्राई करता। सो दिस इज अबाउट ट्रेकिया, इज इट राइट? ठीक है, पता चल गया क्या अडैप्टेशंस है, ये नोट कर लो जल्दी से। Trachea reaches in the chest cavity या thoracic cavity and bifurcates into two primary bronchi। Trachea reaches in the thoracic cavity, लिख लो, trachea, thoracic cavity मतलब chest cavity, trachea reaches in the thoracic cavity or chest cavity and bifurcates to form two primary bronchi। Two primary bronchi which enters in their respective lungs, which enters in their respective lungs। The primary bronchi like trachea, the primary bronchi like trachea also has cartilaginous rings, cartilaginous rings। नेक्स्ट आ जाता है बेटा लंग्स। देयर आर, लिखते जाना, थोड़ा सा पता ही है आपको,
there are two lungs which covers most of the part of thoracic cavity or chest cavity or rib cage. The space between the two lungs is called as mediastinal cavity. There is a concavity. सीधे बेटा, सीधे बैठो. There is a concavity in the left lung called as cardiac notch. Where heart is situated. यहाँ पे heart present है. Heart is situated. Next point है, right lung is larger than left lung. Right lung is larger than left lung. Right lung has 3 lobes. Right lung has 3 lobes, whereas left lung has only 2 lobes. Left lung has only 2 lobes. Next point है, each lung is covered by pleura. The outer pleura is called as parietal pleura and inner pleura is called as visceral pleura. Outer is parietal pleura, inner is visceral pleura. In between the two is present pleural cavity having pleural fluid. In between the two is present pleural cavity having pleural fluid, which prevents, क्योंकि बेटा प्रेशर डिफरेंस है, देखो जरा, लंग्स के अंदर प्रेशर है, वो बाहर को प्रेशर क्रिएट कर रही है हवा, और प्लूरल फ्लूइड ये अंदर को प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से ये नहीं है कि हम बहुत ज्यादा ब्रीथ कर लें तो लंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएंगे. नहीं, लंग्स की एक कैपेसिटी है स्ट्रेच होने की, क्योंकि उसके बाद जो है प्लूरल फ्लूइड और जो लंग्स में प्रेशर है वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं. डू गेट मी? ठीक है, तो यहाँ पे लिखो प्लूरल फ्लूइड, फंक्शंस ऑफ प्लूरल फ्लूइड. क्या फंक्शंस है? फंक्शंस ऑफ प्लूरल फ्लूइड. फर्स्ट है कीप्स द लंग्स मोइस्ट. कीप्स द लंग्स मोइस्ट. सेकेंड है lowers friction. Lowers
friction during contraction and expansion of lungs. During contraction and expansion of lungs. और थर्ड पॉइंट है it prevents overstretching of lungs. It prevents overstretching of lungs. Is it okay? ठीक है, ये क्या है? These are the fissures जो डिवाइड कर रहे हैं लंग्स को लोब्स में. This is horizontal fissure. This is oblique fissure. Horizontal fissure and oblique fissure in the right lung, and there is only oblique fissure in left lung. Oblique fissure in left lung. This is superior lobe. This is median lobe, and this is inferior lobe of lungs. जबकि लेफ्ट लंग में दो ही लोब्स हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर. superior and inferior. नेक्स्ट हमारा ये था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स. और यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि लंग्स आर प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी. तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लो, थोरेसिक कैविटी हैज स्टर्नम इन फ्रंट. आगे स्टर्नम है, ठीक है, हैज स्टर्नम इन फ्रंट, कॉमा वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड. पीछे बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड, कॉमा रिब्स ऑन साइड्स. साइड्स में रिब्स है जो स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम को जोड़ रहे हैं. स्टर्नम ऑन ribs on sides, which joins sternum with vertebral column, which joins sternum with vertebral column. And muscular diaphragm below. नीचे क्या है? मस्कुलर डायाफ्राम है, मस्कुलर डायाफ्राम बिलो. ठीक है, यहां देखो एक केज लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है, और ऊपर से क्या आ रहा है, देखो ऊपर से ट्रेकिया आ रहा है. तो ऊपर से ट्रेकिया ने बंद कर दिया, एक पाइप आ रही है. यहाँ पे नीचे उसके क्या है, स्टर्नम है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ रिब्स है और यहाँ पे डायाफ्राम है. तो एक बंद कमरा हो गया, बंद केज हो गया, जिसके बीच में मैक्सिमम पार्ट कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, लंग्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं. ठीक है बेटा, समझ में आई? ठीक. नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स. बेटे ये तो बाहर से ही सब कुछ नजर आ जाता है. इंटरनल स्ट्रक्चर सेक्शन काट के देखना पड़ता है, वो तो हिस्टोलॉजी है. ठीक है ना, ये तो सब कुछ बाहर से नजर आ जाएगा. तो आई विल ट्राई कि अगली बार मैं तुम्हें 3D स्ट्रक्चर दिखा सकूं इसका, तो वो मैं दिखाती हूँ.
अंदर क्या है लंग्स के बेटा? अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ पाइप्स का नेटवर्क है, ठीक है। ये ट्रेकिया, ये प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई तक देखो, पहले ध्यान से देख लो बेटा, फिर बनाना। टर्शरी ब्रोंकाई तक कार्टिलेजिनस रिंग्स है। ये मतलब सारे ऊपर रिंग्स हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स की तकरीबन 16 डिविजन्स है, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इसका 16 डिवीजन मीन्स ये डिवाइड कर रहा है, वन जनरेशन, फिर 2 जनरेशन, 3 जनरेशंस, इस तरह से बहुत सारी जनरेशंस है, ठीक है। बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स। आप देखो लंग्स में सारा नेटवर्क है, भरा पड़ा है लंग्स, कोई जगह खाली नहीं है। और अल्टीमेटली देयर इज प्रेजेंट इनफंडिबुलम। ये क्या है? दीज आर, मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूं, इनफंडिबुलम मीन्स स्टॉक्स। बहुत सारे डिविजन्स के बाद, एंड फ्रॉम दीज स्टॉक्स दिस इज एल्वियोलर सैक। ये पूरा एक सैक है, अंगूरों का गुच्छा है ये पूरे, और इसमें बहुत सारे ग्रेप्स हैं। देयर आर प्रेजेंट मेनी एल्वियोलाई। अंदर जो है इसके बहुत सारी एल्वियोलाई है, एंड दीज एल्वियोलाई आर सराउंडेड बाय, यहाँ पे बहुत सारी, ये बीच में बहुत सारी ब्लड वेसल्स आके, दीज आर सराउंडेड बाय मेनी ब्लड वेसल्स। डू यू गेट मी? थोड़ा सा समझ में आया आपको किस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है? तो पहले लिख लो फिर बनाना। Each primary bronchi enter in their respective lungs. The lungs are soft, spongy and elastic organs. Soft, spongy and elastic organs. Next, the primary bronchi divides into secondary bronchi, which further divide into tertiary bronchi. Tertiary bronchi then divides to form bronchioles. To form bronchioles, which further divide many times. Which further divide many times to form various bronchioles. Various bronchioles. Full stop करके, bronchioles are
narrow in diameter. Bronchioles are very narrow and thus lacks cartilaginous rings. Thus lacks cartilaginous rings as well as thus lack cartilaginous rings as well as mucus. क्योंकि म्यूकस अगर प्रोड्यूस होगा इनमें तो ये ब्लॉक ही हो जाएंगी, एयर क्या जाएगी, ये वैसे ही ब्लॉक हो जाएगी, ये इतनी नैरो है. ठीक है, फुल स्टॉप करके अल्टीमेटली the bronchioles divide to form alveolar ducts which has alveolar sac that opens into many alveoli. Alveoli is called as miniature lungs. Alveoli is called as miniature lungs because it is lined by thin walled squamous epithelium. SQUAMUS, squamous epithelium, also called as alveolar epithelium. Inner to epithelium there is a layer of lecithin, which is a phospholipid. And reduces surface tension. Due to which the alveoli expands. This is alveoli. Due to which the alveoli expands when the air enters in it. अगर बेटे सरफेस टेंशन ज्यादा होगी तो दोनों इसकी वॉल्स चिपकी रहेंगी. यस और नो? सरफेस टेंशन थोड़ा सा पता है कंसेप्ट आपको? ठीक है, देखो वाटर का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है तभी वाटर इकट्ठा रहता है. ठीक है, हम कहते हैं, आपने पढ़ा होगा 10th में सरफेस टेंशन, ऑल्दो केमिस्ट्री वाली मैम आपको करवाएंगी, बट 10th में आपने पढ़ा है कि वाटर इज ए क्लिंजिंग एजेंट. साफ करने के लिए पानी ही सफिशिएंट है, बट जब कपड़ों में से मैल निकालनी है तो हम डिटर्जेंट ऐड करते हैं. वाई? हम सिर्फ पानी से ही क्यों नहीं कपड़े धो लेते? क्योंकि डिटर्जेंट क्या करता है? डिटर्जेंट सफाई नहीं कर रहा है, डिटर्जेंट पानी की सरफेस टेंशन कम करता है, ड्यू टू विच डर्ट कम्स आउट. ठीक है, तो इस तरह से हम जो है ये क्या करते हैं, लेसिथिन क्या कर रहा है,
एल्वियोलाई में सरफेस टेंशन खत्म कर रहा है या कम कर रहा है, ड्यू टू विच एल्वियोलाई इट एक्सपैंड्स। अगर लेसिथिन नहीं होगा, अब बेटा ये कब, ये भी थोड़ी सी बात सुनो कि ये लेसिथिन बच्चे में कब बनता है बेटा, ये जब उसका 9th मंथ ऑफ जेस्टेशन है ना, प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में, 8th में, 9th में, तब जाके ये लेसिथिन डेवलप होता है। तो बच्चे आपने सुना होगा कि कई बार प्री मैच्योर हो जाते हैं। प्री मैच्योर मतलब किसी ना किसी कारण की वजह से वो 6th मंथ में हो गए, 7th मंथ में हो गए, ठीक है। अब उनमें क्या हुआ कि भाई ये जो लेसिथिन था ये बना ही नहीं, तो वो चाहे रोए चाहे कुछ करे, पहली बात तो उनके रिफ्लेक्सेस रोने वाले होते नहीं है, बट चलो रो भी ले तब भी हवा अंदर नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि लेसिथिन नहीं है, इसलिए एल्वियोलाई खुलते नहीं, ठीक है। तो उस केस में जब बच्चे प्री मैच्योर बर्थ में होते हैं, 7th मंथ में हो गए, अर्ली 8th मंथ में हो गए, तो उस केस में हम एक इंजेक्शन देते हैं, उसका नाम सुरवांता करके इंजेक्शन आता है मार्केट में, कमर्शियल नेम ही होगा सुरवांता करके। सो व्हाट इज दैट? दैट इज लेसिथिन। वो हम इंजेक्ट कर देते हैं बच्चे के लंग्स में, ताकि वो फटाफट से जाके क्या करता है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है इमीडिएट लेसिथिन डालते हैं, और वो इस तरह से करता है कि इमीडिएट वो लंग्स के एल्वियोलाई में जो है वो लाइन कर देता है, एंड व्हेन द एयर गोज इन द चाइल्ड द लंग्स दे स्वेल, ठीक है। वो सरफेस टेंशन कम करता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ लेसिथिन। लिख लिया लेसिथिन का फंक्शन? इट प्रिवेंट्स सरफेस टेंशन। और फुल स्टॉप करके, इट इज द साइट ऑफ, यहां पे क्या है, एल्वियोलाई, इट इज द साइट ऑफ एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड द एनवायरमेंट। इट इज द साइट ऑफ actual gaseous exchange between blood and the environment. ठीक है, इसलिए हम इनको और क्या बोल देते हैं, मिनिएचर लंग्स बोल देते हैं। इन ईच लंग देयर आर प्रेजेंट 1 million alveoli. In each lung there are present about 1 million alveoli. नेक्स्ट पॉइंट है द मेम्ब्रेन। ये देखो, ये एल्वियोलाई है बेटा, ये ब्लड कैपिलरी है, दिस इज ब्लड कैपिलरी। इट इज ऑल्सो लाइंड बाय एंडोथीलियम, ये इनकी वॉल है। जैसे हमने फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की थी वैसे ही है। और बीच में क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। दिस इज ब्लड, एंड दिस इज एयर। जो लेसिथिन है वो तो एक केमिकल है, वो तो आने जाने देता है हवा को। So, respiratory membrane which separates air from blood, ठीक है, and it is thin. It is composed of alveolar epithelium, basement membrane, and the endothelium of blood vessels. ठीक है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Each alveoli is covered by a network of capillaries. Each alveoli is surrounded by network of capillaries. Full stop. The air in alveoli is separated from blood. The air in alveoli is separated from blood by respiratory membrane. By respiratory membrane, which consists of alveolar epithelium, basement membrane, and the endothelium of blood vessels.
It is thin and highly permeable for gases. जो respiratory membrane है is thin and is highly permeable for gases. ठीक है जी. तो ये अगर कोई डायग्राम बनाना है वो बनाओ. 2 मिनट हाथों को रेस्ट दो, फिर मैं तुम्हें प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग समझाती हूँ. बना लो डायग्राम. हाँ जी बेटा, बना लिए? ये डायग्राम बना लिए? हाँ जी. Why don't they collapse? Because air is always present in the bronchioles. lungs में हमेशा air होती है बेटा. ठीक है. air is, lungs are never empty of air. The bronchioles always consist of some amount of air, so they never collapse. ठीक. बना लो डायग्राम, बना लो. रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का बना लो. जशन बना ले बेटा जल्दी से. करें बेटा आगे. आपके स्कूल में ये चैप्टर खत्म हो गया बेटा? स्कूल में खत्म हो गया ये चैप्टर? नेक्स्ट चैप्टर कोई शुरू किया कि नहीं? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन करवाना है अभी. ओके. रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स वाला भी बचा है कि कर लिया? ओके. और अभी कोई और तो शुरू नहीं कराया होगा. चलो हम तो सोचते हैं कि भी 3-4 चैप्टर कर लें आपकी छुट्टियों में. चलिए जी, नेक्स्ट टाइम आ जाते हैं बेटा. प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड, वी कैन से, फिजियोलॉजी. ये तो स्ट्रक्चर था, हिस्टोलॉजी थी. फिजियोलॉजी की क्या होता है क्या नहीं होता. तो सबसे पहले इनकी क्या क्या स्टेप्स है. फर्स्ट इज mechanism of breathing. Breathing is simply, लड़ो मत, it is simply inhalation
एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, हवा अंदर आई, हवा बाहर गई, दैट इज ब्रीदिंग। उसके बाद ब्रीदिंग के बाद होता है गैसियस एक्सचेंज। CO2 और ऑक्सीजन का आदान प्रदान, दैट इज गैसियस एक्सचेंज एट सरफेस ऑफ लंग्स in cells. Then third is transportation of gases. Oxygen from lungs to cells, CO2 from cells to lungs, that is transportation of gases। और उसके बाद है unloading of gases from blood। ब्लड से कैसे ऑक्सीजन जो है वो सेल्स में जा रही है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो लंग्स में जा रही है, दैट इज अनलोडिंग ऑफ गैसेस फ्रॉम ब्लड। दीज आर द वेरियस स्टेप्स, 4 स्टेप्स जो हमने रेस्पिरेशन में पढ़ने हैं, राइट? ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। लिखना नहीं, पहले लिखवाऊंगी मैं बाद में, पहले आप समझेंगे कि पहली बात तो ये अंडर नर्वस कंट्रोल है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्रीदिंग? बोलो जल्दी से, तुम बताओ। मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स वेरुलाe। मेडुला एंड पोन्स। मेडुला में 2 ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, डोर्सल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स एंड वेंट्रल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स। इसमें ओनली इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स है, इसमें बोथ इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स। ठीक है जी। अब यहां पे देखो, फिर उसके बाद हमारे पास एक तो ये हो गए, ब्रीदिंग में क्या होता है, सेकंड है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। कौन से मसल्स? रेस्पिरेटरी मसल्स। रेस्पिरेटरी मसल्स कौन से हैं बेटा? फर्स्ट है फ्रेनिक मसल्स ऑफ डायफ्राम और दूसरा है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन रिब्स। रिब्स में 2 सेट ऑफ मसल्स होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एंड इंटरनल
intercostal muscles between hips. और तीसरी चीज आपको याद रखनी है, gases moves from high pressure towards, बोलो, लो प्रेशर. अगर लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो प्रेशर क्या होगा उसमें, ज्यादा कि कम? किसी चीज को कंप्रेस करो, अंदर एयर उतनी है तो उस एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा कि कम होगा? बढ़ जाएगा. प्रेशर इंक्रीजेस एज कंपेयर टू, किसके कंपैरिजन में कर रहे हैं हम बात? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो क्या होगा, इनहेलेशन की एक्सहेलेशन, हवा अंदर से बाहर जाएगी कि बाहर से अंदर आएगी? बाहर जाएगी. अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर कम है, सो अंदर से बाहर, एक्सहेलेशन. और अगर लंग्स एक्सपैंड, एयर उतनी ही है, तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीजेस. ठीक है, प्रेशर डिक्रीजेस, ये आपने पूरा लिखना है. एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर कम बाहर ज्यादा. एयर मूव्स फ्रॉम हाई टूवर्ड्स लो, बाहर से अंदर, सो देयर अकर्स इनहेलेशन. ये तुम्हें मैंने प्रोसेस, ये भी थोड़ा सा मतलब उसकी हमने बैकग्राउंड बताई है. अब क्या है, बात मेन आ जाती है कि लंग्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड कैसे होते हैं. ठीक है, पहले ये लिखो और फिर मैं आगे तुम्हें बताती हूँ. तुमने पूरा लिखना है, मेरी तरह से नहीं ऐसे डैश डैश डाल देने हैं. और जो नहीं याद में या पता नहीं चल रहा, यू कैन आस्क मी.
हो गया बेटा? प्रोसेस करें फिर। ना हुआ क्या? सबसे पहले क्या हुआ? फर्स्ट इज increase in CO2 concentration in blood. It causes activation of chemoreceptors. आराम से। Activation of chemoreceptors in vena cava, जो हार्ट में impure blood लेके जाते हैं, then aorta and carotid arteries of brain. ठीक है? Chemoreceptors convert chemical signal क्या है कि increase in CO2 into electrical impulse. रिसेप्टर्स का काम ही यही होता है। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स इट रीचेस टू DRG, मतलब डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, एंड इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स ऑफ VRG थ्रू एक नर्व होती है, थ्रू वेगस नर्व। इनके पास प्रॉब्लम पहुंच गई है कि क्या करें, CO2 का लेवल बढ़ गया है। DRG and VRG gets activated, ये एक्टिवेट हो गए। इन्होंने क्या किया? Send messages to phrenic muscles and external intercostal muscles of lungs. इन्होंने मैसेज भेजा कि चलो उठो और काम करो, और मसल्स का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। सो आपने पूरा लिखना है, फ्रेनिक मसल्स, मेरी तरह PM नहीं लिख देना, एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट कर गए। कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ बेटा? जो इस तरह डोम शेप्ड डायफ्राम था, द डोम शेप्ड डायफ्राम गेट्स फ्लैटेंड। बिल्कुल इस तरह तो नहीं, गेट्स फ्लैटेंड। तो जब ये इस तरह से हो जाएगा तो इतनी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी लंग्स की, यस और नो? क्योंकि लंग्स भी तो उसी के साथ ही स्ट्रेच हो रहे हैं।
तो क्या हुआ है? ड्यू टू विच फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम, हाँ जी बेटा, लंग्स आर अटैच टू द डायफ्राम। लंग्स जो है पूरे चिपके होते हैं डायफ्राम से भी और रिब्स के साथ भी, ठीक है। अगर कभी आपने, मुझे नहीं पता आप खाते हैं कि नहीं, चिकन खाया हो आपने, ठीक है, तो रिब्स नहीं खाया, चलो अच्छी बात है नहीं खाया तो, बट चलो जो भी खाते हैं व्हाटएवर, ठीक है। तो अगर आप देखो तो लोग रिब्स भी खाते हैं, तो रिब्स के साथ क्या अटैच्ड है? मसल्स अटैच्ड है, लंग्स की थोड़ी थोड़ी मेम्ब्रेन्स अटैच्ड है, तो लंग्स पूरी तरह से रिब्स के साथ अटैच होते हैं, राइट, और डायफ्राम के साथ भी। सो फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम वन, एंड सेकेंड इज upward and forward movement of rib cage, ऊपर की तरफ भी और आगे की तरफ भी। इस सबसे ओवरऑल क्या हो रहा है? इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लंग्स, वॉल्यूम इंक्रीज कर गई, डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ लंग्स, एज कंपेयर्ड to external environment, और इसकी वजह से there occurs inhalation। पता चल गया इनहेल कैसे हो रही है? इनहेलेशन ब्रैकेट में कर लेना 2 सेकेंड्स, ठीक है। और फिर क्योंकि फ्रेनिक मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स दे हेल्प इन इनहेलेशन, इंस्पिरेशन, दैट इज व्हाई दीज टू मसल्स आर कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी मसल्स। लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Phrenic muscles and external intercostal muscles, phrenic muscles and external intercostal muscles are called as inspiratory muscles। और अगर रेड पेन है तो उससे लिखना है, क्योंकि ये बहुत बार पीएमटी में क्वेश्चन आ चुका है कि इन दोनों में से मेन मसल्स कौन से है, तो फ्रेनिक मसल्स जो है वो मेन है, क्योंकि दे हेल्प इन मैक्सिमम इंक्रीज इन थोरेसिक कैविटी। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, रेड पेन है तो उससे लिखो 3/4 और 75%, 3/4 और 75% increase in thoracic cavity और lung volume, thoracic cavity और lung volume is due to contraction of phrenic muscles, is due to contraction of phrenic muscles. Therefore phrenic muscles are chief inspiratory muscles,
ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स रिक्वायर एनर्जी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स रिक्वायर एनर्जी। Thus, inspiration is an active process. Thus, inspiration is an active process. अब हम देखते हैं कि बेटा एक्सपीरेशन कैसे होती है। अब क्या है, इनहेलेशन पे हमने छोड़ा था और वहीं से ही हम शुरू करते हैं। इनहेलेशन, इनहेलेशन से क्या है, स्वेलिंग ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई स्वेल कर दे, दैट इज activation of stretch receptors in alveoli. Stretch receptors activate हो गए, send signals to पॉन्स वेरोलाई। पॉन्स वेरोलाई को कहा भी अब नहीं, हम एक्सपैंड हो गए हैं, बस बहुत। पॉन्स सेंड inhibitory signals to DRG and VRG of MO, medulla oblongata. DRG and VRG gets inactive. नॉन मेडिकल वाले आ गए, आ जाओ बस बेटा 2 मिनट की बात है। Gets inactivated and stop sending अच्छा सर आ गए, सर आ गए, चलो। Stop sending messages to inspiratory muscles इंस्पिरेटरी मसल्स को मैसेज ही नहीं कोई आएगा, कोई ऑर्डर ही नहीं आएगा। इंस्पिरेटरी मसल्स रिलैक्स, डायाफ्राम becomes dome shaped. Good morning beta. Diaphragm becomes dome shaped and chest cavity या thoracic cavity moves inward and downward. सब कुछ ऑपोजिट हो गया। Decrease in volume of lungs, increase in pressure, और प्रेशर की वजह से there occurs expiration. It is a passive process. आप मुझे बताओगे क्यों कल, मतलब परसों। I will tell you the time. और फिर आप मुझे बताओगे कि why it is a passive process. Is it okay? ठीक है जी।
So this is respiratory system, the process of respiration.